तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term। हमें 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। ओके, 29th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। बेटा क्वेश्चन का स्टार्टअप कैसे लेंगे? फर्स्ट टर्म हम ए को मानेंगे, डी को कॉमन डिफरेंस ले लेंगे, और यहाँ पर एपी में 29th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। बेटा एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मीन्स जो एपी सीरीज़ हमारे पास सीरीज़ है उसके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 50 टर्म्स हैं। इसका मतलब इस पूरी सीरीज़ में 50 टर्म्स हैं, तो n इक्वल टू 50, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं? 50 हैं। n की वैल्यू 50 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। बेटा अगर मैं बात करूँ लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म इसका मतलब कौन से नंबर पे है? 50th नंबर पे। तो T50 पता है मुझे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले थर्ड टर्म इज़ 12, थर्ड टर्म मुझे दे रखी है 12, मैंने थर्ड टर्म को nth टर्म के फॉर्मूले पे रखा, a प्लस n माइनस 1। बेटा सोचो जब मैं n की जगह पे 3 रखूँगी, मेरे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में d, है ना, ये फॉर्मूला है ना। तो n की जगह पर जब मैंने यहाँ पर 3 रखा तो 3 माइनस 1 2 होगा ना, तो वही लिखा है a प्लस 2d इक्वल टू 12। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बेटा मेरे को 50th टर्म दे रखी है 106, 50th टर्म। तो n की जगह जब मैं 50 रखूँगी, n की जगह 50 रखूँगी तो क्या हो जाएगा? 50 माइनस 1 49 होगा ना, तो वही लिखा है a प्लस 49d इक्वल टू 106। बेटा हमने इन दोनों इक्वेशंस को फिर से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व किया, तो a कैंसिल हो जाएगा और 2 माइनस 49 क्या हो जाएगा? माइनस 47, और 12 माइनस 106 हो जाएगा माइनस 94, और माइनस से माइनस दोनों तरफ क्या हो जाएंगे? माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएंगे ना, माइनस माइनस कट जाएंगे, d की वैल्यू आ जाएगी 94/47 इक्वल टू 2। ठीक है जी, d की वैल्यू आ गई। अब बेटा हम क्या करते थे, इसको किसी इक्वेशन में हमें पुट करना है तभी तो a की वैल्यू आएगी, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखा। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी हैव। तो जब मैंने d की वैल्यू 2 रखी फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा? a प्लस 2d, a प्लस 2d की जगह मैंने रखा 2 इक्वल टू 12। तो बेटा सॉल्व करने पे मेरे पास ये a प्लस 2 2 जार 4 आएगा, और वो 4 प्लस 4 इक्वल टू के दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस 4। तो a की वैल्यू आ गई 8। अब मुझे a 8 पता है, d 2 पता है, और मैंने यहाँ पे कौन सी टर्म निकालनी है? फाइंड द 29th टर्म ना। तो 29th टर्म को हम nth टर्म के फॉर्मूले पे रखते हैं, n की जगह 29 है, तो 29 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 28। तो a रखा मैंने, a 8 रखा, प्लस n माइनस 1 है मेरा 28, और d की वैल्यू है 2। कुल मिलाकर मैंने 29th टर्म निकाली 8 प्लस 56, 29th टर्म आंसर आया 64। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? बेटा अभी देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, मीन्स थोड़ा सा टफ लेवल का है, बट हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही है। बेटा 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, तो 7 से डिविजिबल 3 डिजिट के नंबर की बात हो रही है। तो बेटा 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? पहले तो आप सोचो कि 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 100 से, ठीक है, और एंड कहाँ पे होता है? 9 9 9, है ना।
तो ये जो भी हमें मानना है एपी वो इसके बीच में बनेगी, ठीक है। 100 से बड़े रहेंगे नंबर और 999 भी हो सकता है और इससे छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सीरीज़ ऐसे बनानी है। अब एक काम करते हैं, पहले तो हमें पता लगे कि 7 के टेबल में पहला डिविजिबल नंबर कहाँ से मिलेगा। 7 के टेबल में 3 डिजिट का पहला डिविजिबल नंबर 105 दिख रहा है, पर आप ओरल थोड़े ही याद रख सकते हो। तो इसके लिए क्या करो, आप बेटा डिवाइड करोगे। देखो 100 को मैंने रखा अंदर और 7 से मैंने डिवाइड किया, तो 7 1 सा 7, 10 में से 7 गए 3, ऊपर से उतारा 0, 7 4 जार 28 है ना। तो 30 में से 28 क्या आया, 2 आया। बेटा आप ध्यान से सुनो, 100 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा, 98 आएगा। 98 7 से डिविजिबल है, 98 7 से डिविजिबल है, पर मुझे तो 3 डिजिट का चाहिए, ये तो 2 डिजिट का हो गया ना। 98 तो मेरा 2 डिजिट का रह गया। तो मेरे पास क्या रास्ता है, अब मैं क्या करूँगी, इसको 3 डिजिट का बनाने के लिए मैं इसमें 7 जो कि मेरा डिवाइज़र है वो ऐड कर दूँगी, ठीक है। जैसे ही मैंने 7 ऐड करा ये हो जाएगा, देखो 7 ऐड करूँगी तो ये मेरा हो जाएगा 105, ठीक है जी 105। देखो 3 डिजिट का मुझे मिल गया फर्स्ट नंबर 105। उसके बाद तो 7 बढ़ा के आप सीरीज़ बना लो, 105 112 119 है ना। और लास्ट नंबर भी हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, 999 को 7 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगी उसको माइनस करेंगे तो हमें 3 डिजिट का लास्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से आप हर टाइप के क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में 7 से डिविजिबल पूछ रहा है, 8 से डिविजिबल पूछ रहा है, 5 से डिविजिबल पूछ रहा है, तो आप इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। तो बेटा अब सीरीज़ तो बन गई हमारी। ए क्या है, फर्स्ट टर्म 105, लास्ट टर्म क्या है 994। और बेटा मुझे हाउ मैनी मतलब कितने नंबर, मतलब मुझे n पता करना है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, n। पर बेटा लास्ट टर्म तो मेरे को पता है ना 994, तो मैंने लास्ट टर्म को nth टर्म मान लिया। मैंने मान लिया कि लास्ट टर्म मेरी कौन सी है, हम हमेशा लास्ट टर्म को nth टर्म भी बोल देते हैं। तो nth टर्म कितनी है मेरे पास, 994। अब मैंने यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस n-1 d इक्वल टू 994। तो बेटा यहाँ पर a मेरे पास क्या था 105 ना, तो सोचो a 105 इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -105, वही इन्होंने कर दिया n-1। और d क्या था मेरे पास 7, क्योंकि 7 का डिफरेंस चल रहा है ना, और इक्वल टू मेरे पास है 994 माइनस 105। तो बेटा अब ये इंटू 7, n-1 के साथ जो 7 है ना, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा। तो इंटू 7 जब इधर आके डिवाइड हुआ तो n-1 इक्वल टू आ गया 127, ठीक है बेटा जी। तो इसके बाद और यहाँ देखो बेटा इसके सामने स्टेप कर रखा है, a प्लस n-1 d इक्वल टू 994 था, तो 105 a रख दिया इन्होंने, प्लस n-1 d इक्वल टू 994। तो ये प्लस 105 इधर आके -105 हो ही गया, और फिर n-1 के साथ जो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो रहा है। तो सॉल्व कर आके हमारी n-1 आ गई 127, और -1 इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके हो जाएगा +1, और n इक्वल टू 128, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास 3 डिजिट के 7 से डिविजिबल 128 नंबर हैं।
Hence 128 3-digit numbers are divisible by 7. हमारे पास 128 नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हो सकते हैं और 3 डिजिट के हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द fourth and eighth term of AP is 24 and the sum of the sixth and ninth हाँ बेटा, the sum of the fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of the sixth and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. Find the first 3 terms of AP. क्वेश्चन समझिए, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम मतलब जोड़, आपको जोड़ दिया हुआ है। सम ये फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम है 24 और सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म का सम है 44, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। हमें जो AP बन रही है उसकी 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म T1, सेकेंड टर्म T2 और थर्ड टर्म T3, ठीक है। तो बेटा फिर से हमने क्या किया, A बी द फर्स्ट टर्म, D बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जब भी आपको A और D नहीं दे रखे हैं तो आपने फर्स्ट टर्म को A ले लेना है और कॉमन डिफरेंस को D ले लेना है। बेटा फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम दिया है, तो फोर्थ टर्म इन्होंने देखो लिख कर दिखाया है। फोर्थ टर्म A प्लस n-1D रखोगे तो क्या आएगा, A प्लस 3D आएगा ना, चलो ठीक है। और एट्थ टर्म T8 या A8, A प्लस n-1D रखा, A प्लस 7D आ गया। अब बेटा ऐसे ही सिक्स्थ और 10th टर्म भी इन्होंने निकाल लिए। सिक्स्थ टर्म को इन्होंने कह दिया कि हम यहाँ रख रहे हैं A प्लस n की जगह 6-1D, तो A प्लस 5D आ गया। और बेटा टेंथ टर्म A प्लस n की जगह 10 रखा, D इक्वल टू A प्लस 9D आ गया है ना। A प्लस 10-1 ब्रैकेट में D, तो इस इक्वल टू क्या आई वैल्यू, A प्लस 9D। तो बेटा हमारे पास जो टर्म्स हैं वो nth टर्म के फॉर्मूले पर रखने पर वैल्यूज़ आ गई A प्लस 3D, A प्लस 7D, A प्लस 5D और A प्लस 9D। अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम है 24, तो आपने फोर्थ टर्म है A प्लस 3D और एट्थ टर्म है A प्लस 7D इक्वल टू 24। ये प्लस क्यों है बीच में, क्योंकि सम कहा है, ठीक है। तो A और A कितना हो जाएगा बेटा, 2A हो जाएगा और 3D और 7D मिलके 10D इक्वल टू 24, ठीक है बेटा। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 2 कॉमन आ रहा है बेटा, देखो इसमें देखो 2A में 2 है, 10D में देखो तो यहाँ पर भी आपको 2 दिख रहा है, 2 5 जा 10 होता है ना। तो इन्होंने इसका 2 कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दिया, तो वो 24/2 हमारे पास 12 आ गया, A प्लस 5D इक्वल टू 12, ठीक है बेटा जी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली A प्लस 5D इक्वल टू 12। ऐसे ही सिक्स्थ टर्म प्लस 10th टर्म इक्वल टू क्या दे रखा था, 44, तो सिक्स्थ टर्म में A प्लस 5D और यहाँ पे 10th टर्म में A प्लस 9D इक्वल टू 44। यहाँ से भी A हो गया 2A और 5D प्लस 9D 14D इक्वल टू 44। बेटा 2 यहाँ से भी कॉमन निकल गया, कॉमन निकला और 44 के नीचे चला गया, तो आ गया A प्लस 7D इक्वल टू 22, ठीक है बेटा जी। हमने 2 इक्वेशंस बना लिए, एक इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 1
और दूसरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करने लगो, फिर से वही एलिमिनेशन मेथड लगाओ जो पहले से हम लोग कर रहे हैं, उसी को यूज़ करिए। तो इसको अप्लाई करने से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, है ना। डी की वैल्यू 5 आ गई। और जब बेटा अभी जैसे इन्होंने कहा है ना, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड वी गेट, तो ये इन्होंने वही चीज़ की है जो हम पहले पढ़ रहे थे। पहले वो थोड़ा आपको सॉल्व करके दिखा रहे थे और अब इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया। बट आप लोग जैसे हम पहले कर रहे हैं आप लोग वैसे करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, a + 5t a प्लस x। देखो बेटा सॉल्व करके दिखाया है, a + 5t = 12, a + 7t = 22। मैंने साइन चेंज करा तो +a था, नीचे साइन चेंज हो गया। ये +7 था तो मैंने नीचे साइन चेंज कर दिया। +22 था, उसका भी साइन चेंज कर दिया। तो a और माइनस a कट गए, +5 - 7 हो गया -2t, और 12 - 22 -10 आएगा। मैंने माइनस से माइनस को कट कर दिया, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया तो मेरे पास, और 2 × हो रहा है डी के साथ, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुआ तो 10/2 5 आ गया। तो डी की वैल्यू हमारी आ गई 5, ठीक है। तो आप अपने वे से करें, ये थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए क्वेश्चंस को कैसे लेके चलना है। चलो डी की वैल्यू 5 आ गई। अब बेटा वही पुराना प्रोसीजर, डी की वैल्यू 1 में पुट कर दो। तो आपने डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। जब आपने इक्वेशन नंबर 1 में रखा तो a + 5t = 12 थी ना, तो a + 5d की वैल्यू 5 = 12। ये 5 × 5 = 25, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके हो जाएंगे -25, है ना। और बेटा 12 - 25 a इक्वल टू कितना आएगा, -13। तो बेटा जी हमें a की वैल्यू भी मिल गई, d की वैल्यू भी मिल गई। तो अब हम इससे जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करते हैं। तो बेटा फर्स्ट टर्म -13, ठीक है, और फर्स्ट टर्म -13, और d की वैल्यू कितनी थी बेटा 5 ना। तो सेकेंड टर्म क्या होगी, सेकेंड टर्म t2 निकालने के लिए आप n की जगह पे 2 रखेंगे, a आपको पता है, d आपको पता है, सॉल्व करेंगे तो सेकेंड टर्म भी आ जाएगी। और इसी तरह से हम t3 भी निकाल लेंगे। ओके, 3 टर्म्स आ गई, दिस इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000। मीन्स उसको एनुअल साल भर का उसको 5,000 रुपीज़ मिलेगा एज सैलरी, ठीक है। एंड रिसीव इंक्रीमेंट ऑफ ₹200, इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। मीन्स हर साल उसका 200 रुपये इंक्रीज़ होगा। अब क्वेश्चन कहना चाहता है इन विच ईयर, किस साल में उसकी इनकम बढ़ के ₹7,000 हो जाएगी। ये हमें फाइंड आउट करना है कि किस साल में ऐसा होगा। बेटा क्वेश्चन की सेंस समझो, पहले साल उसकी सैलरी कितनी है 5,000, एनुअल सैलरी है ना, एनुअल सैलरी मतलब साल भर का उसको 5,000 मिलता है। दूसरे साल उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 5,200, तीसरे साल उसकी सैलरी हो जाएगी 5,400। ऐसे चलते 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 कभी कोई साल ऐसा आएगा जब उसकी सैलरी हो जाएगी 7,000, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से हुई 5,000 से, और लास्ट उसकी सैलरी हो जाएगी 7,000। बेटा तो 5,000 आपकी फर्स्ट टर्म है, 5,200 सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म हुई 5,400 और लास्ट टर्म है 7,000। बेटा अब देखो, आपको फर्स्ट टर्म को हम a मानते हैं तो मुझे a की वैल्यू पता है 5,000, कॉमन डिफरेंस 200, d मुझे पता है, और मुझे पता है कि लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी बोलते हैं ना, nth टर्म इक्वल टू 7,000। तो मैंने nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, a + n - 1 d।
तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया a प्लस एन माइनस 1 डी। ए मुझे पता है, डी मुझे पता है, एन मुझे नहीं पता है, और लास्ट टर्म nth टर्म कितनी है 7000 है ना। तो ये देखो, ये nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, ये nth टर्म की वैल्यू जो मुझे पता है वो मैंने लिख दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। बेटे ये 5000 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस मानोगे, प्लस इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 7000 माइनस 5000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर अगर लगाया है तो ब्रैकेट के बाहर के नंबर को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई माना जाता है। तो ये मल्टीप्लाई 200 इक्वल टू के दूसरी तरफ आ गया तो डिवाइड हो गया जी। तो ये n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया, और यहाँ से मैंने n की वैल्यू निकाल ली 11। माइनस 1 इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके प्लस 1 हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई 11। मीन्स 11th ईयर होगा जिसमें उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। क्वेश्चन समझिए बेटा, हाउ मैनी टर्म्स, कितनी टर्म में, कितनी टर्म्स, कितनी टर्म, कितना मतलब n, कितना मीन्स n, कितनी टर्म्स मिलकर जो सीरीज़ है, फर्स्ट टर्म 9, सेकेंड टर्म 17, थर्ड टर्म 25, ऐसी सीरीज़ में कितनी टर्म्स मिलकर 636 सम देंगी। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये जो टॉपर्स होते हैं उनकी कॉपी से लिया गया है। आप इस टाइप के क्वेश्चंस में ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप हैं जो ज़रूरी हैं। मीन्स कई बार हम शॉर्टकट लेके चलते हैं, तो हमें पेपर में इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कोई जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो मिस ना हो। और ऐसे क्वेश्चंस को देखने के लिए हम इन टॉपर्स की आंसर कॉपी को देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है 9, सेकंड टर्म क्या है 17, थर्ड टर्म क्या है जी 25। तो चलो फर्स्ट टर्म को a लेते हैं, a पता है मुझे 9, कॉमन डिफरेंस d कहाँ से आएगा t2 माइनस t1। 17 में से 9 गए कितना हुआ 8 हुआ ना, d की वैल्यू 8। d इक्वल टू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू t2 माइनस t1। ठीक है, d इक्वल टू t2 माइनस t1 करा मैंने, d की वैल्यू आ गई। और बेटा सम कितना चाहिए मुझे 636 है ना, ये भी क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन ने खुद बोला है कि सम 636 हो जाए। अब बेटा Sn का फॉर्मूला हमें लर्न है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस फिर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d। ठीक है जी, अब हमें n टर्म्स का सम कितना पता है 636 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट क्लोज। बेटा a कितना था 9 था ना, तो 9 2 जार कितना हो गया 18, फिर प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1, क्योंकि मुझे n ही तो निकालना है, और d कितना है 8 है, रख दिया हमने, सॉल्व किया। तो यहाँ पर क्या हुआ है बेटा, ये देखो यहाँ 18 है और यहाँ 8 है, तो यहाँ पे 2 दोनों के पास कॉमन आ रहा है, 2 9 जार 18, ये 18 में 2 9 जार 18 हो रहा है, और 8 में 2 4 जार 8 हो रहा है। हमने क्या किया, दोनों का 2 कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकाल के इसका जो 2 था बेटा 2 कॉमन निकाला, कॉमन निकाल के बाहर आ गया, तो बाहर 2 से 2 कट गया है ना, तो मेरे पास स्टेप आ गया n और ब्रैकेट में n 9 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 बाहर 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, चलो अब फिर से आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो स्टेप पे चलो, ब्रैकेट के बाहर का नंबर अंदर के नंबरों से मल्टीप्लाई होता है, 4 इंटू n 4n माइनस 4 9 बगल में खड़ा है, और ब्रैकेट क्लोज n इक्वल टू 636।
9 में से 4 गए, 9 माइनस 4 5 हो गया, 5 प्लस 4n बाहर खड़े हैं ng इक्वल टू 636। बेटा हमने क्या किया, ब्रैकेट के बाहर का नंबर अंदर के नंबरों से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू एन हो गया 5n प्लस 4n इंटू एन हो गया 4n स्क्वायर इक्वल टू 636। बेटा अब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरी बन गई क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है हमने। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे मेरे पास फैक्टर आ गए। कैसे सॉल्व करते थे वो प्रोसीजर है। और बेटा इस तरह की जो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स हैं इसको भी मैं एक सेपरेट आप लोगों को समझा दूंगी, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी और आप उससे समझ लेंगे, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पर हमने 53 माइनस 48 देखो प्लस 53 माइनस 48 है, तो ये दो नंबर ऐसे लिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू भी आएगी और सॉल्व करने पे +5 भी आएगा, है ना। तो अब हमने इसका फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके फैक्टराइज कैसे कर रहे हैं ये देखो, 4n² प्लस 53n में कुछ कॉमन है, और हाँ ठीक है बेटा, इसको पूरा सॉल्व करने पर पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। मैंने +5 को किन दो नंबर में अरेंज किया, +53 और -48, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स हो गई, 1 2 3 4, प्लस और माइनस से टर्म्स अलग होती हैं। तो 4n² माइनस 48n एक साथ ले लिया है इन्होंने, जिसमें से 4 कॉमन निकाल लिया, n कॉमन निकाल लिया, अंदर ब्रैकेट के बचा n माइनस 12। अब इधर देखो 53n माइनस 636 था ना, तो यहाँ से 50, ये आगे प्लस है तो यहाँ प्लस ही लगेगा, ठीक है। और 53 कॉमन निकाल लो तो अंदर बचा n माइनस 12 ब्रैकेट में और इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से फैक्टर बन गए हमारे 4n प्लस 53 और दूसरी ब्रैकेट में n माइनस 12 इक्वल टू 0। बेटा n की वैल्यू कभी ना फ्रैक्शन होती है ना नेगेटिव होती है, क्योंकि n तो नंबर है ना, नंबर, और काउंटिंग नंबर्स हमेशा नेचुरल फॉर्म में होते हैं, नेचुरल होल फॉर्म। यहाँ पे जीरो तो चलो ले लेते हैं, पर हम कभी इसको नेगेटिव नहीं लेते हैं और ना ही कभी फ्रैक्शन में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास n इक्वल टू -53/4 को हम रिजेक्ट कर देंगे और n माइनस 12 इक्वल टू 0 करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। n की वैल्यू 12, सो n हमेशा नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर, क्योंकि अगर n इक्वल टू 0 कहोगे इसका मतलब नंबर ही नहीं है, n इक्वल टू 0 नंबर, n इक्वल टू 0 मतलब नंबर ही नहीं है, तो वहाँ तो बात ही ख़त्म हो गई ना कि सीरीज़ कैसे बनेगी जब नंबर ही नहीं है। तो हम नेचुरल को ही हमेशा जो n है वो मेरा नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए, लाइक काउंटिंग नंबर्स की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो n इक्वल टू 12 को हमने सेलेक्ट किया और जो सीरीज़ है उस सीरीज़ में हमारे पास 12 टर्म्स की ज़रूरत है। 12 टर्म अगर मिलेंगी तभी जाकर वो सम 636 होगा। ओके।